क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी चालाकी से लाखों लोगों को ठग सकता है और वो भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है? क्या आपने सुना है उस व्यक्ति के बारे में जिसने एक ऐसा धंधा शुरू किया जिसने न केवल पुलिस को धोखा दिया बल्कि कई देशों की सुरक्षा एजेंसियों को भी पसीने छुड़ा दिए? ये कहानी एक ऐसे ठग की है जिसे नटवरलाल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नटवरलाल के धोखे का सबसे बड़ा शिकार कौन था और क्या उसके किए गए अपराधों का कोई सजा नहीं था? जानने के लिए इस रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खूनी जुर्म कथाफ में, जहां हम आपको सुनाते हैं क्राइम, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी दिलचस्प कहानियां। अगर आप भी रहस्यमय घटनाओं और ठगी की सच्ची कहानियां पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो अब बिना देर किए आइए जानें नटवरलाल की इस खौफनाक और रोमांचक कहानी के बारे में। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। कोलकाता के पुराने रेलवे स्टेशन पर हलचल कम हो गई थी। एक लंबी काली कोट पहने आदमी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। चेहरा हल्की दाढ़ी से ढका हुआ और हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही शख्स, जो अब एक आम यात्री जैसा लग रहा है, अगले कुछ घंटों में पुलिस और अखबारों की सुर्खियां बनने वाला है। उसका नाम था नटवरलाल। असली नाम तो लोगों ने कभी ठीक से जाना ही नहीं। लोग उसे नटवरलाल इसलिए बुलाते थे क्योंकि वह अपने ठगी के कारनामों से लोगों को ऐसे चकमा देता जैसे ये कोई कला हो। उसकी जिंदगी के बारे में एक ही बात सब जानते थे, वो हमेशा वहां से गायब हो जाता था जहां से पकड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती थी। नटवरलाल का असली खेल शुरू हुआ एक छोटे से गांव से, जहां उसने पहली बार ठगी का हुनर सीखा। कहते हैं कि वो बचपन से ही बेहद तेज दिमाग का था। स्कूल में वो न केवल पढ़ाई में अव्वल रहता बल्कि लोगों को अपनी बातों से इस कदर फंसा लेता कि वे उसकी हर बात मान लेते। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन नटवरलाल को हमेशा बड़े सपने देखने की आदत थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर लग रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि वो एक शानदार स्कीम लेकर आया है जिसमें पैसा लगाने पर दुगुना फायदा मिलेगा। नटवरलाल ने गौर से देखा कि कैसे उस व्यापारी ने अपनी बातों से सबको प्रभावित किया। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो भी एक दिन ऐसा ही काम करेगा, लेकिन अपने तरीके से। पहली ठगी नटवरलाल ने 16 साल की उम्र में की। उसने अपने गांव के एक धनी व्यक्ति से कहा कि उसे एक जादुई ताबीज मिला है जो पैसे को दोगुना कर सकता है। लालच में आकर उस व्यक्ति ने नटवरलाल को बड़ी रकम दे दी। कुछ ही दिनों में नटवरलाल गायब हो गया। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा कि वो पुलिस के डर से भाग गया, तो कुछ ने माना कि वो कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि बड़ा आदमी बनने का सपना लिए निकला है। कई सालों बाद जब वो दोबारा सामने आया तो वो एक साधारण गांव का लड़का नहीं बल्कि एक समझदार और होशियार ठग बन चुका था। उसने छोटे मोटे धंधे शुरू किए, लेकिन हर बार उसका असली मकसद ठगी ही रहता। वो लोगों का विश्वास जीतता और फिर उन्हें ऐसा झांसा देता कि वे समझ ही नहीं पाते कि कब उनके पैसे उससे छिन गए। नटवरलाल के कारनामे धीरे धीरे पुलिस के कानों तक भी पहुंचे। उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने लगी, लेकिन हर बार वो एक नए नाम और नई पहचान के साथ सामने आता। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि आखिर वो कौन है और कहां से आया है। 1950 का दशक था। नटवरलाल ने इस बार कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे उसका नाम देश भर में गूंज उठे। उसने एक योजना बनाई, रेलवे स्टेशन पर एक अमीर व्यापारी से मिलकर उसे चकमा देने की। उसने खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया और कहा कि वो व्यापार में मदद कर सकता है। व्यापारी नटवरलाल की बातों में फंस गया। उसने अपनी जमा पूंजी नटवरलाल को सौंप दी, लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तब तक नटवरलाल गायब हो चुका था।
नटवरलाल ने हमेशा नकली नामों का इस्तेमाल किया। कभी वो बड़े सरकारी अधिकारी बन जाता तो कभी बैंक मैनेजर। उसकी खासियत थी कि वो इतनी सधी हुई भाषा और चालढाल में रहता कि कोई उस पर शक नहीं करता। 1955 का साल था। दिल्ली के मशहूर कॉनॉट प्लेस में एक आलीशान इमारत के बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। हर गाड़ी से कोई न कोई बड़ा व्यापारी, अधिकारी या राजनीतिज्ञ निकल रहा था। सभी की निगाहें एक आदमी पर थी जो सफेद सूट पहने और एक सुनहरी घड़ी लगाए हुए अपनी जगह पर आत्मविश्वास से खड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था। इस बार वह एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में आया था और सभी को ये यकीन दिला चुका था कि वो एक खास सरकारी योजना के तहत उन्हें सस्ते दामों में बड़ी जमीन दिला सकता है। इस योजना के तहत उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं को फंसाने का प्लान बनाया। उसने एक फर्जी कागज तैयार कराया जिस पर सरकारी मुहर और हस्ताक्षर भी थे। नटवरलाल की पहचान बदलने की कला इतनी परफेक्ट थी कि बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाता था। उसने बड़ी होशियारी से यह खबर फैलाई कि दिल्ली के बाहरी इलाके में एक नई इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाली है और जो अभी निवेश करेगा उसे भारी मुनाफा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने उसे मोटी रकम दे दी। नटवरलाल ने हर एक से अलग अलग नाम से डील की ताकि किसी को शक न हो। जब एक व्यापारी ने अपने सरकारी संपर्कों के जरिए इस योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उसे समझ में आया कि यह पूरी तरह से फर्जी थी। मामला तुरंत पुलिस तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन जब तक वे नटवरलाल तक पहुंचते वो पहले ही शहर छोड़ चुका था। इस घटना के बाद नटवरलाल का नाम पूरे देश में फैल गया। अब वो एक सामान्य ठग नहीं रहा बल्कि भारत का सबसे बड़ा ठग कहलाने लगा। लोग उसकी चालाकी और हिम्मत की दाद देते थे। नटवरलाल के बच निकलने की कला में सबसे अहम भूमिका उसकी फर्जी पहचान की होती थी। वो हर बार नई पहचान के साथ सामने आता। कभी वो बड़ा व्यापारी बन जाता, कभी बैंक मैनेजर तो कभी सरकारी अधिकारी। उसके पास हमेशा नकली पहचान पत्र और दस्तावेज होते थे जो इतने असली लगते कि कोई भी उन पर शक नहीं करता। इसके अलावा नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत थी उसका बात करने का तरीका। वो इतनी अच्छी तरह से बात करता कि लोग उसकी बातों में आ जाते। वो हमेशा महंगे कपड़े पहनता और ऐसे हाव भाव रखता जिससे सामने वाला उसकी बातों पर पूरा भरोसा कर ले। 1958 में नटवरलाल ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उसने मुंबई के एक बड़े बैंक को निशाना बनाया। उसने खुद को एक विदेशी व्यापारी के रूप में पेश किया और बैंक से एक बड़ी रकम उधार लेने की योजना बनाई। उसने फर्जी दस्तावेज और नकली गारंटी पत्र तैयार किए जिससे बैंक को यकीन हो गया कि वो वास्तव में एक अमीर व्यापारी है। बैंक ने उसे बड़ी रकम उधार दे दी और नटवरलाल ने वो पैसा लेकर गायब हो गया। बैंक को जब तक सच्चाई का एहसास हुआ तब तक वो देश छोड़कर नेपाल भाग चुका था। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठा व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे किसी का पीछा करने का शक हो। ये वही व्यक्ति था जिसने कुछ दिनों पहले एक बड़े बैंक से करोड़ों की ठगी की थी। जी हां, ये नटवरलाल था, भारत का सबसे बड़ा ठग। मुंबई की ठगी के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी। हर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर नटवरलाल की तस्वीरें चिपका दी गई थी। मगर नटवरलाल के लिए ये नई बात नहीं थी। वो जानता था कि उसे हर बार अपनी चाल बदलनी होगी। उसने इस बार अपने एक पुराने साथी से संपर्क किया जो नेपाल में रहता था। नेपाल पहुंचने से पहले उसने कई बार अपनी पहचान बदली, कभी साधु बनकर तो कभी साधारण मजदूर के भेष में। वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया। नेपाल पहुंचते ही नटवरलाल ने अपने अगले कारनामे की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बार उसकी नजर एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक पर थी।
उसने सुना था कि बैंक बड़े व्यापारियों को निवेश के लिए भारी रकम उधार देता है। नटवरलाल ने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया और खुद को एक बड़े भारतीय व्यापारी के रूप में पेश किया। उसने कहा कि वो नेपाल में एक नया होटल खोलना चाहता है और उसे इसके लिए निवेश की जरूरत है। नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत थी उसके फर्जी दस्तावेज। उसने इस बार भी नकली कागज तैयार करवाए जिनमें भारत सरकार की मोहर लगी हुई थी। बैंक अधिकारियों को यकीन हो गया कि नटवरलाल वाकई एक अमीर व्यापारी है। कुछ ही दिनों में बैंक ने उसे मोटी रकम दे दी। पैसा मिलते ही नटवरलाल ने फौरन नेपाल छोड़ दिया। इस बार उसने थाईलैंड का रुख किया। नेपाल में जब बैंक को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मगर नटवरलाल तब तक दूर जा चुका था। थाईलैंड की चकाचौंध भरी गलियों में एक शख्स काफी आत्मविश्वास से चलता हुआ दिख रहा था। सफेद शर्ट, काली पैंट और एक महंगा सूटकेस उसके रुतबे को और भी खास बना रहा था। लोग उसे एक सफल भारतीय व्यापारी समझ रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था, जिसने नेपाल में एक बड़ी ठगी को अंजाम देकर अब थाईलैंड में कदम रखा था। थाईलैंड में आते ही नटवरलाल ने सबसे पहले अपनी पहचान बदलने का प्लान बनाया। उसने एक नकली पासपोर्ट तैयार कराया जिस पर उसका नाम मनोहर दास लिखा था। यह पासपोर्ट देखने में इतना असली लगता था कि किसी को उस पर शक नहीं हो सकता था। यहां उसने एक अमीर ज्वेलर से दोस्ती की जो भारत में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। नटवरलाल ने खुद को एक बड़े सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया और ज्वेलर से कहा कि वो भारत में उसे सस्ते दामों पर सोने की खदान खरीदवा सकता है। ज्वेलर नटवरलाल की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी नटवरलाल को दे दी। नटवरलाल ने उससे कहा कि वो कुछ ही दिनों में उसे भारत सरकार की तरफ से सभी दस्तावेज दिला देगा। लेकिन इससे पहले कि ज्वेलर को कुछ शक होता, नटवरलाल थाईलैंड छोड़कर सिंगापुर भाग गया। नटवरलाल अब तक भारत, नेपाल और थाईलैंड में कई ठगी के मामले कर चुका था। उसकी ठगी का दायरा इतना बड़ा हो गया था कि अब भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उसकी तलाश में जुट गई थी। इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था। सिंगापुर पहुंचते ही नटवरलाल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस बार मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटे होटल में काम करना शुरू कर दिया। सिंगापुर में एक दिन होटल में एक पुलिस अधिकारी आया जो भारतीय था। उसने नटवरलाल को ध्यान से देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। नटवरलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसे जानता ही नहीं, मगर पुलिस को उस पर हल्का सा शक हुआ। हवा में हल्की उमस थी। सिंगापुर की गगनचुंबी इमारतों के बीच नटवरलाल अपने होटल के कमरे में बैठा अगला दाव सोच रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि पुलिस उसके करीब आ चुकी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास हमेशा की तरह अडिग था। उसे यकीन था कि इस बार भी वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब होगा। नटवरलाल ने सिंगापुर में कुछ हफ्तों के भीतर कई अमीर व्यापारियों को अपने जाल में फंसा लिया था। उसके पास अब इतना पैसा था कि वो आसानी से किसी भी देश में जा सकता था। उसने अपनी नकली पहचान मनोहर दास के नाम से एक प्राइवेट जेट किराए पर लेने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले उसने शहर में एक आखिरी ठगी का प्लान किया। इस बार उसका निशाना एक बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी था जो भारत में कई प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहता था। नटवरलाल ने उसे एक सरकारी योजना का हवाला देकर भरोसा दिलाया कि वो उसे भारत में सबसे सस्ते दरों पर जमीन दिलवा सकता है। व्यापारी लालच में आ गया और नटवरलाल को एक बड़ी रकम सौंप दी। पैसे मिलते ही नटवरलाल ने व्यापारी से कहा, डील पक्की हो गई है, अगले हफ्ते तक आपके सारे कागजात आपके पास होंगे। इसके बाद उसने अपने कुछ नकली एजेंटों को भी इस मामले में शामिल किया ताकि व्यापारी को लगे कि सब कुछ असली है। इस बीच नटवरलाल ने अपने फरार होने की पूरी योजना तैयार कर ली।
उसने अपना ठिकाना बदलकर एक गुप्त ठिकाने पर रहने का फैसला किया। सिंगापुर पुलिस के पास नटवलाल के बारे में पुख्ता जानकारी पहुंच चुकी थी। उन्होंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और प्रमुख होटलों पर निगरानी बढ़ा दी थी। इंटरपोल की एक टीम भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई थी। पुलिस को नटवलाल के मनोहर दास नाम से किराए पर लिए गए प्राइवेट जेट की जानकारी मिल गई। उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट पर अपनी टीम तैनात कर दी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक नटवलाल जेट के जरिए शहर से निकल चुका था। सिंगापुर से भागकर नटवरलाल ने बैंकॉक में कदम रखा। यह शहर उसे अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह लगा, क्योंकि यहां वो पहले भी कई बार आ चुका था। उसने एक नया नाम और नई पहचान अपनाई। इस बार वो राजेश वर्मा बन गया, जो एक नामी भारतीय उद्योगपति था। बैंकॉक में उसने अपने पुराने संपर्कों के जरिए एक बड़े हीरे के व्यापारी से मुलाकात की। उसने व्यापारी को एक नई योजना के बारे में बताया, जिसमें हीरे के व्यापार से मोटा मुनाफा होने का दावा किया गया था। व्यापारी ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और निवेश के लिए तैयार हो गया। नटवरलाल ने व्यापारी से कहा कि वो भारत में एक खास खदान का मालिक है, जहां से दुर्लभ किस्म के हीरे निकाले जाते हैं। उसने नकली कागजात दिखाकर व्यापारी को विश्वास दिलाया कि अगर वो निवेश करेगा तो कुछ ही महीनों में उसका पैसा दोगुना हो जाएगा। व्यापारी पूरी तरह से उसकी बातों में आ गया और उसने भारी रकम निवेश कर दी। लेकिन नटवरलाल का असली इरादा तो कुछ और ही था। पैसा मिलते ही उसने बैंकॉक छोड़ने का मन बना लिया। इस बीच व्यापारी को अपने एक दोस्त से इस योजना के बारे में कुछ शक हुआ। दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि हो सकता है वो किसी ठग के जाल में फंस गया हो। व्यापारी ने तुरंत बैंकॉक पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने नटवरलाल के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी एक विशेष टीम बनाई। पुलिस ने नटवरलाल के होटल पर छापा मारा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। हर बार की तरह इस बार भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के हर प्रमुख स्थान पर नटवरलाल की तलाश शुरू कर दी। रात का समय था और बैंकॉक की सड़कों पर हलचल कम हो गई थी, लेकिन नटवरलाल के दिल में हलचल साफ महसूस हो रही थी। अब तक उसने जितनी ठगियां की थी, उन्हें छुपाने के लिए उसने जितनी भी चालें चली थी, वे अब उसके लिए महज इतिहास की बातें बन चुकी थी। वह अब एक नई पहचान के साथ बैंकॉक के एक छोटे से गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि यह छिपना हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक दिन पुलिस उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ ही लेगी। नटवरलाल ने कुछ दिन पहले सिंगापुर में हुई घटना से कुछ ही समय बाद अपने ठिकाने को बदल लिया था। सिंगापुर में पुलिस ने जिस तेजी से उसे घेरने का प्रयास किया था, उसके बाद वो बेहद सतर्क हो गया था। अब वो छुपकर जिए जाने वाले ठग की तरह नहीं रह सकता था, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा चतुर और होशियार होने की जरूरत थी। बैंकॉक में छिपने के दौरान नटवरलाल का दिमाग कई योजनाओं में उलझा हुआ था। वो जानता था कि अगर उसने अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पुलिस कभी भी उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ा सकती है। उसके पास अब भी अपने पुराने संपर्क थे, जिनसे वो नए ठगने की योजना बना सकता था। इसके बाद उसने अपने अगले शिकार को चुन लिया। ये शिकार एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो रियल एस्टेट और निर्माण के व्यापार में था। उसने बैंकॉक में ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था और उसे कुछ ऐसी मदद चाहिए थी जो नटवरलाल उसे दे सकता था। नटवरलाल ने व्यापारी से संपर्क किया और खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंसल्टेंट के रूप में पेश किया। नटवरलाल ने व्यापारी से कहा, मैं आपको एक ऐसा मौका दे सकता हूं जिससे आपका कारोबार सिर्फ बैंकॉक ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में फैल सकता है। व्यापारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नटवरलाल की बातों को गंभीरता से लिया और उसे बैठक के लिए बुला लिया। नटवरलाल जानता था कि उसे व्यापारी का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और कुछ नकली दस्तावेज तैयार किए, जिससे व्यापारी को यह महसूस हो कि वो सचमुच
एक विशेषज्ञ था। नटवरलाल ने व्यापारी को दिखाया कि उसके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो उनके लिए एक सही साझेदार साबित हो सकता है। व्यापारी ने बिना किसी संकोच के नटवरलाल को अपनी पूरी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, हमारे पास कुछ जमीनें जिनका मूल्य काफी बढ़ चुका है, लेकिन हमें निवेश की जरूरत है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। नटवरलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपको बिल्कुल सही दिशा दिखाऊंगा। इस बातचीत के बाद नटवरलाल ने व्यापारी को यह विश्वास दिलाया कि वो उसे सस्ते मूल्य पर और बड़े फायदे के साथ इन जमीनों की डील करवा सकता है। व्यापारी को लगा कि ये एक सुनहरा अवसर है। नटवरलाल ने फिर से अपने जाल में व्यापारी को फंसा लिया, लेकिन नटवरलाल की ये योजना इतनी आसान नहीं थी जितना वो सोच रहा था। व्यापारी ने अपने कुछ पुराने साथियों से भी नटवरलाल के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसे चेतावनी दी कि नटवरलाल नाम का कोई शख्स बहुत धूर्त और जालसाज हो सकता है। व्यापारी ने नटवरलाल को पहले ही बहुत भरोसा दे दिया था, लेकिन वो अब इस योजना के हर पहलू को ठीक से जांचना चाहता था। व्यापारी ने एक छिपे हुए जासूस को नटवरलाल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा। जासूस ने बहुत जल्द ये पता लगाया कि नटवरलाल की कहानी काफी हद तक झूठी थी। वो असल में कई देशों में ठग की गतिविधियों में शामिल था और अब तक उसने जो बातें बताई थी उनका कोई आधार नहीं था। इस सूचना के बाद व्यापारी को डर हो गया। उसने नटवरलाल से मुलाकात की और बिना किसी तामझाम के सीधे सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या है? नटवरलाल ने जैसे ही ये सुना, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी और व्यापारी से कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं केवल आपका भला चाह रहा हूं। लेकिन व्यापारी को अब यकीन हो गया था कि नटवरलाल उसकी जिंदगी में एक नया संकट ला सकता है। उसने नटवरलाल को सीधे तौर पर धमकी दी कि अगर उसने इस जालसाजी का खुलासा किया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसी दौरान बैंकॉक पुलिस ने नटवरलाल के बारे में एक नई जानकारी प्राप्त की। कुछ पुराने संपर्कों के जरिए पुलिस को यह पता चला कि नटवरलाल ने हाल ही में एक नया शिकार तैयार किया था। पुलिस ने उसकी पूरी जांच शुरू कर दी। इस बार पुलिस ने ठग के जाल को तोड़ने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने उसके आसपास के सभी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो नटवरलाल के संपर्क में थे। 1-2 दिन के अंदर ही उसके सारे रास्ते और संपर्क पुलिस के कब्जे में थे। अब पुलिस को यह यकीन था कि नटवरलाल ज्यादा समय तक फरार नहीं रह पाएगा। इस समय नटवरलाल को अपनी स्थिति का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। पुलिस का जाल अब और कस चुका था, लेकिन नटवरलाल के पास एक अंतिम रणनीति थी जो उसे पूरी दुनिया में एक और कदम आगे ले जा सकती थी। उसने तय किया कि वो एक बार फिर अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस बार उसकी योजना कुछ अलग थी। वो जानता था कि अगर वो यहां पकड़ा गया तो उसकी पूरी जिंदगी की योजना ध्वस्त हो जाएगी। उसने पहले ही अपने पुराने संपर्कों को सूचित कर दिया था कि उसे जल्द ही किसी सुरक्षित ठिकाने की जरूरत होगी। बैंकॉक के गहरे अंधेरे में नटवरलाल एक गुप्त ठिकाने में छिपा हुआ था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर हलचल थी। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका था। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अपनी एक आखिरी योजना पर काम करे और किसी भी हाल में खुद को बचाए। नटवरलाल ने हमेशा अपनी योजनाओं में बहुत सोच समझकर कदम उठाया था, लेकिन इस बार उसकी स्थिति बहुत जटिल थी। उसके खिलाफ सिंगापुर, बैंकॉक और भारत की पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। पुलिस के कई एजेंट्स अब उसकी हर चाल को समझने लगे थे। नटवरलाल जानता था कि अगर वो सिर्फ भागने का प्रयास करेगा तो वो कभी भी नहीं बच पाएगा। उसे एक ऐसी योजना की जरूरत थी जो पुलिस को चकरघिन्नी बना दे और वो अपने कदम पीछे हटा ले। एक दिन नटवरलाल ने बैंकॉक के एक बड़े व्यापारिक इलाके में छुपे हुए
अपने पुराने संपर्क से मुलाकात की। ये व्यक्ति नटवरलाल का भरोसेमंद साथी था, जो उसे कई बार बचा चुका था। नटवरलाल ने उस व्यक्ति से कहा, अब या तो मैं पकड़ा जाऊंगा या फिर एक आखिरी बार अपने खेल में सफल हो जाऊंगा। साथी ने उसे चुपचाप सुना और फिर कहा, तुम्हें फिर से वही खेल खेलने की जरूरत है जैसा पहले खेला था। बस इस बार सब कुछ और ज्यादा सटीक और सफाई से करना होगा। नटवरलाल ने अपनी योजना में पुराने दस्तावेजों को इस्तेमाल करने का विचार किया। वो जानता था कि अगर वो सिंगापुर और भारत में पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो गया तो वो एक बार फिर से अपनी बड़ी ठगी करने में सफल हो सकता है। इसके लिए उसे पुराने संपर्कों से कुछ नकली दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्राप्त करने थे, जो उसे कई देशों में छुपने और ठगी करने के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने अपने संपर्कों से संपर्क किया और उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिल गए जो किसी सरकार के बड़े अधिकारी के नाम थे। इन दस्तावेजों के जरिए नटवरलाल ने योजना बनाई कि वो अब एक बड़े रियल एस्टेट डील में फंसाकर एक और बड़ी ठगी को अंजाम देगा। इस बार उसका शिकार वही व्यापारी था जिसके साथ वो पहले ही काम कर चुका था, लेकिन अब उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। नटवरलाल ने यह समझ लिया था कि व्यापारी को अब अगर वो जरा भी शक दिखाएगा तो वो उसका सामना करेगा, लेकिन इस बार उसकी योजना कुछ और थी। नटवरलाल की इस योजना के बारे में पुलिस भी कुछ हद तक जानकारी जुटा चुकी थी। उसकी चालें अब उनके लिए कोई नई बात नहीं रह गई थी। पुलिस के पास एक सीक्रेट टास्क फोर्स थी जो पूरी तरह से नटवरलाल के आसपास की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए थी। एक दिन जैसे ही नटवरलाल ने अपना अगला कदम उठाया और व्यापारी से संपर्क किया, पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। लेकिन नटवरलाल ने पहले ही अपने पुराने नेटवर्क के जरिए पुलिस को चकमा देने की पूरी योजना बनाई थी। उसने एक ही समय में कई देशों में अपनी पहचान बदलने की तैयारी की। जब पुलिस ने उसे बैंकॉक में ट्रैक किया तो वो पहले ही दूसरे देश में पहुंच चुका था, जहां उसका पीछा करना पुलिस के लिए एक मुश्किल कार्य बन गया। अब नटवरलाल का अगला ठिकाना ताइवान था। उसे ये एहसास हो गया था कि अगर वो यहां से भी बचने में सफल रहा तो उसे एक बार फिर नए मौके मिलेंगे। ताइवान में उसने अपना ठिकाना बदला और यहां भी उसने एक बड़े व्यापारी को निशाना बनाया। यह व्यापारी ताइवान में एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहा था जिसे बड़ा निवेश चाहिए था। नटवरलाल ने उस व्यापारी से संपर्क किया और खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के रूप में प्रस्तुत किया। इस बार नटवरलाल का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने व्यापारिक दस्तावेजों को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से तैयार किया और व्यापारी को विश्वास दिलाया कि वो एक बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। व्यापारी ने नटवरलाल से सौदा करने के लिए अपने दस्तावेज और रकम देने का फैसला किया, लेकिन नटवरलाल का इरादा केवल एक बार फिर से उसे धोखा देने का था। ताइवान में पुलिस की भी कड़ी नजर थी। जब नटवरलाल के बारे में खुफिया जानकारी मिली तो ताइवान पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। नटवरलाल अब फिर से एक मुश्किल स्थिति में था, लेकिन उसने इसे भी अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। उसने सब कुछ छोड़कर न केवल पुलिस को बल्कि व्यापारी को भी धोखा दिया और ताइवान छोड़ दिया। नटवरलाल के लिए अब सब कुछ अस्थिर हो चुका था। वो जानता था कि ये उसका अंतिम मौका था। अगर उसने अब कोई गलती की तो उसका पूरा खेल खत्म हो सकता था। अब वो फिर से एक नए देश में जाकर एक नई ठगी करने का ख्वाब देख रहा था। उसकी ये चालाकी अब उसे एक ना एक दिन तबाह कर सकती थी, लेकिन तब तक वो अपने खेल को चलाता रहा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और उसी के साथ नटवरलाल के जीवन में भी अंधकार घिरता जा रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी चालाकी और धोखे से पूरे देश में तहलका मचा दिया था। सरकार, बड़े बड़े अधिकारी, बैंक, सब उसकी ठगी के शिकार बन चुके थे। मगर इस बार हालात बदल चुके थे। जिस खेल में वो माहिर था वही अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था।
बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर उसने अपने दिमाग और जुबान के जादू से वह कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। पढ़ाई में तेज, बोलने में कुशल और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि कोई भी उस पर आसानी से विश्वास कर ले। उसने सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक को अपनी बातों में फंसाया और करोड़ों रुपए ठगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नटवरलाल कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। वो केवल फर्जी दस्तावेजों, नकली हस्ताक्षरों और अपनी बातों की कला से लोगों को बेवकूफ बनाता था। कहते हैं उसने ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा किया था। इतना ही नहीं, उसने महात्मा गांधी के नाम से भी धोखाधड़ी की थी, जिसके लिए उसकी ठगी की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती है। नटवरलाल के ठगी करने का तरीका बेहद अनोखा था। वो हमेशा बड़े अधिकारियों, व्यापारियों और अमीर लोगों को अपना निशाना बनाता था। पहले वो उनकी कमजोरी जानता, फिर उनकी जरूरतों को समझकर एक ऐसा प्रस्ताव रखता जो अस्वीकार करना मुश्किल होता। जब तक लोग उसकी चाल समझ पाते, वो गायब हो चुका होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पहचान बदलने की कला। वो हर बार अलग नाम, अलग चेहरा और अलग पहचान के साथ सामने आता था। पुलिस कई बार उसे पकड़ने में सफल हुई, लेकिन हर बार वो भाग निकलता। कहा जाता है कि उसने भारत के अलग अलग जेलों से करीब 8 बार फरार होने का कारनामा किया था। आखिरकार 1996 में नटवरलाल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी की थी ताकि वो भाग न सके, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर नटवरलाल का साथ दिया। उसे पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से वो फिर फरार हो गया। इसके बाद वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 में 97 साल की उम्र में नटवरलाल की मृत्यु हो गई, मगर कई लोग मानते हैं कि वो इससे पहले ही कहीं गायब हो चुका था और उसने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर खुद को हमेशा के लिए अज्ञात बना लिया। नटवरलाल की कहानी जितनी रोमांचक और रहस्यमयी है, उतनी ही शिक्षाप्रद भी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से कई बार सफलता पाई, मगर अंत में उसे वो नहीं मिला जो हर इंसान को चाहिए, सुकून। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी भी खुशी और संतोष नहीं दे सकता, चाहे कितनी ही चालाकी से काम क्यों न किया जाए। अपराध का अंत हमेशा पछतावे और अकेलेपन में होता है। नटवरलाल जैसा दिमाग अगर सही कामों में लगता तो शायद वो एक महान उद्योगपति या नेता बन सकता था, लेकिन उसने अपनी चतुराई को गलत दिशा में इस्तेमाल किया और अंत में गुमनामी में खो गया। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम आसान और गलत रास्तों के बीच फंस जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें सुकून और सम्मान देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी जुर्म कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सच के रास्ते पर चलें।